दोस्तों नमस्कार। संक्षिप्तिका के अंतर्गत आज मैं फिर हाजिर हूँ 40 प्रश्नों के साथ और साथ में इन प्रश्नों के उत्तर भी होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आज की संक्षिप्तिका का। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई प्रत्याशी अपेक्षित बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो फिर क्या होता है, क्या किया जाता है, किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में जब किसी भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत प्राप्त नहीं होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो इन हालातों में जो अमेरिकी कांग्रेस का जो निम्न सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा, वो प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति के तौर पर चुनती है। दूसरा प्रश्न है संविधान, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से भाग 4 संबंधित है भारतीय संविधान का। तीसरा प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है। आर्टिकल 27 का संबंध भारतीय संविधान में दिए गए आर्टिकल 27 का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर है धार्मिक गतिविधि से जो आय अर्जित होती है वो कर मुक्त होगी। प्रश्न संख्या 4 है संविधान के अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है। तो मित्रों, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना से है। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना अनुच्छेद 312 के प्रावधान के तहत की जा सकती है। भारत में निष्पादन बजट को कब अपनाया गया, ये 5वां प्रश्न है। भारत में निष्पादन बजट को कब अपनाया गया। तो भारत में जो प्रशासनिक सुधार आयोग 1968 की सिफारिशों के आधार पर निष्पादन बजट को अपनाया गया था। दरअसल अमेरिका में प्रथम हूवर आयोग, जिसका कि गठन 1949 में किया गया था, उसकी सिफारिशों के आधार पर वहाँ पर 1950 में निष्पादन बजट को अपनाया गया था और बाद में फिर प्रशासनिक सुधार आयोग 1968 की सिफारिशों के आधार पर भारत में निष्पादन बजट को अपनाया गया। लॉर्ड मिंटो को सर्वाधिक खतरनाक किसने माना था। प्रश्न 6 है कि लॉर्ड मिंटो को सर्वाधिक खतरनाक किसने माना था। तो ये थे औरोबिंदो घोष, जिन्होंने लॉर्ड मिंटो को सर्वाधिक खतरनाक माना था। इसी क्रम में एक जानकारी और दे दूं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत गणराज्य के सर्वप्रथम राष्ट्रपति, वो लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जनक मानते थे। प्रश्न संख्या 7 है संविधान के अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है। आर्टिकल 108 का जो रिलेशन है वो किससे है। ये संसद की संयुक्त बैठक से है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से है। जब कभी संसद के दोनों सदनों के मध्य किसी विषय को लेकर, किसी विधेयक को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं। ध्यान रखें, ऐसी बैठक सिर्फ साधारण विधेयकों के मामलों में बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक या जो धन विधेयक हैं उनको लेकर इस तरह के प्रावधान नहीं है। सिर्फ ऐसा संयुक्त बैठक जो है वो साधारण विधेयकों के मामले में ही बुलाई जा सकती है। प्रश्न संख्या 8 है ASEAN+3 में कौन देश शामिल हैं। ASEAN+3 में कौन देश शामिल हैं। तो ये हैं चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। ये 3 देश हैं जिनको ASEAN+3 कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है 61वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। प्रश्न संख्या 9 है 61वें 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का संबंध जो है वो किससे है। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है, अनेक परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ज़रूर ध्यान रखें कि भारत में मतदाता की पहले न्यूनतम आयु 1989 से पहले जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष हुआ करती थी और फिर संसद ने 61वां या 61st संवैधानिक संशोधन पारित किया, जिसके बाद से मतदाता की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
कर दी गई है। तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो मतदाता हैं वो मतदान कर सकते हैं। ये 61वें संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 10 है, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? आर्टिकल 40 का रिलेशन किससे है? तो ये पंचायती राज से है। आर्टिकल 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है और 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपको पता ही है कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए उसको एग्जीक्यूट किया गया। दरअसल जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक तरह से नैतिक बातें हैं, मॉरल टॉक्स हैं और राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है उनका पालन करना, ये राज्य की इच्छा पे छोड़ दिया गया है। तो 1973वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को अनिवार्य, एक संवैधानिक अनिवार्यता प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 11 है, योजना आयोग को नीति आयोग कब किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग कब किया गया? तो ये 1 जनवरी 2015 को ऐसा किया गया था। प्रश्न संख्या 12 है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2002 में एक्सिस ऑफ एविल में 3 देशों का उल्लेख किया था और ये 3 देश कौन हैं? मैं प्रश्न दोहराता हूँ कि द यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश in 2002 mentioned 3 countries as axis of evil. Which are these countries? तो ये हैं इराक, ईरान व नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। 3 देश हैं जिनको जॉर्ज बुश जूनियर ने 2002 में एक्सिस ऑफ एविल कंट्रीज के नाम से इनको नाम से पुकारा, इनको ये नाम दिया। प्रश्न संख्या 13 है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है? ये एक निर्वाचन प्रक्रिया है, निर्वाचन की विधि है, मेथड ऑफ इलेक्शन है और इसमें जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है व्यक्ति, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। जैसे भारत में अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं अप्रैल मई में और आप इसमें देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही विजयी घोषित किया जाएगा। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। प्रश्न संख्या 14 है, हेबियस कॉर्पस रिट न्यायालय द्वारा कब जारी की जाती है? हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कोर्ट कब जारी करता है? इसका उत्तर है, जब कभी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जो न्यायालय है वो हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। प्रश्न संख्या 15 है, 91वां संवैधानिक संशोधन क्या है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसका उत्तर है, केंद्र एवं राज्यों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निचले या लोकप्रिय सदन के 15% से अधिक नहीं होगी। मित्रों, पहले क्या हुआ करता था कि गठबंधन सरकारों के दौर में मंत्रियों की संख्या बेतहाशा बढ़ जाती थी और एक तरह से जो दल समर्थन देते थे सरकार को, उन दलों के लोगों को, उन दलों से संबंध रखने वाले लोगों को मंत्रि परिषद में स्थान दे दिया जाता था। तो मंत्रि परिषद काफ़ी लंबे चौड़े हो जाते थे और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको एक कैप लगाने के लिए, इसकी एक सीमा निर्धारित करने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया संसद ने और इस प्रकार से अब मंत्रियों की संख्या जो लोकप्रिय सदन है, जैसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभाएं, उनकी कुल सदस्य संख्या के 15% यानी कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में लोकायुक्त संस्था का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? ये 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त संस्था का पहली बार गठन किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 17 है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरल सा प्रश्न है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया कमीशन का संबंध किससे है? ये केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ आयोग है। प्रश्न संख्या 18 है, 1975 में गठित तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? मित्रों, महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखें, चुनाव सुधार से है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से है 1975 में गठित तारकुंडे समिति का। प्रश्न संख्या 19 है, दिसंबर 1953 में गठित
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन इन 1953, इन दिसंबर 1953? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इसको कहा जाना चाहिए था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953 was chaired by जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली यानी कि न्यायमूर्ति फजल अली 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इनके अलावा इस आयोग में के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू अन्य सदस्य थे। प्रश्न संख्या 20 है, अनुच्छेद 263 क्या है? आर्टिकल 263 क्या है? यह अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल से संबंधित है। गीता रहस्य किसने लिखी है? कमेंट्री ऑन गीता है ये लोकमान्य बलवंतराव बाल गंगाधर तिलक, या जिन्हें हम पॉपुलरली तिलक के नाम से जानते हैं, उन्होंने गीता रहस्य की रचना की है। और गीता रहस्य जो है उन्होंने एक गीता पर एक कमेंट्री के तौर पे लिखी है। प्रश्न संख्या 22 है, फिर से एक पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी अरबिंदो घोष हैं जिन्होंने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी है। प्रश्न संख्या 23 है, वह कौन सा विधेयक होता है जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकार्य सभी मांगे और संचित निधि से संबंधित प्रभार शामिल होते हैं? इसका उत्तर है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकार्य सभी मांगे और संचित निधि से संबंधित प्रभार शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, अशोक मेहता समिति कब गठित की गई थी? उत्तर है 1977 में। पंचायती राज व्यवस्था से ताल्लुक संबंध रखने वाली अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। प्रश्न संख्या 25 है, GVK राव समिति कब गठित की गई? 1985 में, 1985 में। सबसे पहले ओम्बुड्समैन नाम की संस्था किस देश ने अपनाई थी? विच वॉज द कंट्री टू इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन इन द वर्ल्ड? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल सा उत्तर भी है इसका। स्वीडन देश है जिसने 1809 में ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की थी, और ये भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए एक तरह से वॉचमैन की व्यवस्था की गई थी। जैसे भारत का जो लोकपाल की संस्था का जो विषय है वो भी इसी से प्रेरित रहा है, स्वीडन के ओम्बुड्समैन से। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू को और फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजंस हैं वो लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 28 है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? जो नामांकन की व्यवस्था है, नॉमिनेशन की का जो सिस्टम है हमारे अपर हाउस में, राज्यसभा में, वो आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। प्रश्न संख्या 29 है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? तो ये होते हैं 22 या 22 सदस्य। प्रश्न संख्या 30 है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये 30 होते हैं। प्राक्कलन समिति या एस्टिमेशन कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये उत्तर है इसका अनुच्छेद 315। आर्टिकल 315 मेंशंस अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। आर्टिकल 32 जो है क्षमा करें, प्रश्न संख्या 32 जो है वो है इस प्रकार से, महाराष्ट्र राज्य के तौर पर कब स्थापित हुआ? किस वर्ष महाराष्ट्र को राज्य के रूप में स्थापित किया गया? ये था वर्ष 1960। बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसको विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र नाम के 2 राज्य बनाए गए। प्रश्न संख्या 33 है, भारत में साम्यवादी दल का विभाजन कब हुआ? उत्तर है 1964 में, 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड। प्रश्न संख्या 34 है, 34 है, थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज थुंगन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? उत्तर है 1988 या 1988 में। थुंगन समिति का संबंध मित्रों भी पंचायती राज व्यवस्था से है। प्रश्न संख्या 35 है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? बिम्स्टेक की स्थापना हुई
1997 में 1997 में बिम्स्टेक को अगर हम बिम्स्टेक जो है एब्रिविएशन है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और नेपाल देश शामिल हैं। प्रश्न संख्या 36 है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इसमें 10 देश हैं वर्तमान में। प्रश्न संख्या 37 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1961 में और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। पीटर बेनेंसन नामक एक व्यक्ति ने, एक वकील थे, उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में की थी। इसका मुख्यालय लंदन में है और ये मानवाधिकार की दिशा में, मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली विश्व प्रसिद्ध संस्था है जो दुनिया भर के मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित घटनाओं को उजागर करती रहती है ये संस्था। अनुच्छेद 76 में क्या प्रावधान है? प्रश्न संख्या 38 है, आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू, ये भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी और इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद प्रश्न संख्या 39 की ओर हम बढ़ चलें आगे, तो इसमें इसका प्रश्न है कि अनुच्छेद 169 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 169 इज रिलेटेड टू व्हाट? इसका उत्तर है राज्य के विधान परिषद के गठन या विघटन का प्रावधान है। आपको पता होगा मित्रों कि भारत के राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, यानी कि बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में यूनिकैमरल है, लेकिन कई राज्यों में द्विसदनात्मक या बाइकैमरल है। और ये बाइकैमरल का व्यवस्था जहाँ पर है वहाँ 2 सदन होते हैं राज्य विधानमंडल के। पहला जो सदन है वो विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा होती है। तो भारत के कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश जहाँ पर विधान परिषद है। तो मित्रों, अनुच्छेद 169 या आर्टिकल 169 में प्रावधान किया गया है, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या उसका उत्सादन या उसको समाप्त करना है, तो इससे संबंधित जो विषय है उसको अनुच्छेद 169 में दिया गया है और इसकी सीधी सी सरल सी प्रक्रिया है कि संबंधित राज्य के विधान सभा, संबंधित राज्य की जो विधानसभा है वो अगर एक प्रस्ताव पारित करती है इसके समर्थन में कि क्या राज्य के विधान परिषद का गठन किया जाए या उसको समाप्त किया जाए, उसका उत्सादन किया जाए, तब संसद ऐसा कर सकती है। प्रश्न संख्या 40 अर्थात इस संक्षिप्तिका का अंतिम जो प्रश्न है वो ये है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न मैं दोहराता हूं फिर से कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 इफ द प्रेसिडेंट रूल हैज बीन प्रोक्लेम्ड इन अ स्टेट, what is the maximum limit of this proclamation of article 356 in a particular state? तो इसका उत्तर है अधिकतम 3 वर्ष तक। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तो अगले 3 वर्ष तक वो लागू रह सकता है। यह राष्ट्रपति जो शासन है वो 6 माह तक चलता है और ऐसा 6 माह करके ये 3 साल तक के लिए तब बढ़ाया जा सकता है जब संसद ने अपनी स्वीकृति दे दी हो। ये महत्वपूर्ण है। तो अधिकतम 3 साल हो सकता है, लेकिन 6 माह करके इसमें वृद्धि होती रहती है और संसद के द्वारा जब इस संबंध में स्वीकृति प्रदान करती जाती है। तो प्रश्न 40 इसी के साथ समाप्त होता है और इसी के साथ समाप्त होती है संक्षिप्तिका आज की। ये 40 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी पॉडकास्ट है, हो सकता है आपको कोई भ्रम की स्थिति हो या कोई कठिनाई हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर त्वरित रूप से दिया जाएगा, तत्काल दिया जाएगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका तहे दिल से।